जरा आसमान की तरफ देखो। कुछ गिने चुने स्टार्स और प्लैनेट्स के अलावा कुछ और भी देखने को मिलता है, और वो है डार्कनेस, जिसे साइंस में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। ये दोनों अलग चीजें हैं, और अब तक इनका नेचर एक बड़ी मिस्ट्री है। बैरन केल्विन ने एक बार कहा था, Many of our supposed 1,000 million stars, perhaps a great majority of them, may be dark bodies. यानी हमारे 1,000 करोड़ सितारों में से शायद उनमें से ज्यादातर अंधेरे जिस्म हो सकते हैं, जो रोशनी के बिना ही वजूद में है। डार्क मैटर का मास है, लेकिन ये लाइट एमिट नहीं करता। इसे हम महसूस या टच नहीं कर सकते। आज की वीडियो किसी स्पेस मिशन, प्लैनेट या हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगी। आज हम फोकस करेंगे इनविजिबल मैटर पर। तो आखिर तक बने रहना, क्योंकि आज आपका नजरिया स्पेस को लेकर बदल सकता है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। साल 1904 के आसपास साइंटिस्ट बैरन केल्विन ने मिल्की वे के मास डिस्ट्रीब्यूशन पर रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने एक अजीब बात ऑब्जर्व की कि गैलेक्सी का जितना मास हम देख पा रहे थे, वो उस ग्रेविटी को एक्सप्लेन ही नहीं करता था, जो स्टार्स को एक साथ बांध के रखे हुए है। सिंपल शब्दों में बोले तो उन्हें लगा कि मिल्की वे का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंधेरे में छुपा हुआ है। ऐसा मैटर जो दिखता नहीं, पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। केल्विन ने डार्क मैटर शब्द डायरेक्टली यूज नहीं किया, पर यह आइडिया उन्हीं के ऑब्जर्वेशन से पैदा हुआ कि यूनिवर्स में कुछ ऐसा भी है जो दिखता नहीं, पर एग्जिस्ट करता है। अब केल्विन ने थाली बजा दी, और उसकी आवाज गूंजते गूंजते फ्रिट्ज ज़्विकी के कान में बजी। फ्रिट्ज एक स्विस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, और ये काफी ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर थे। दरअसल उन्होंने किया ये कि वो एक बार वो कोमा क्लस्टर पर रिसर्च कर रहे थे। बाय द वे, जिन्हें पता नहीं है कोमा क्लस्टर आखिर क्या है, तो उन्हें एक छोटी सी ब्रीफ दे देता हूं। दरअसल कोमा क्लस्टर एक पैकेट है जो 1,000 गैलेक्सीज से मिलके बना है, और ये क्लस्टर हमसे 321 मिलियन लाइट ईयर दूर है। और बात करें ज़्विकी की रिसर्च की, तो उन्होंने जब इस क्लस्टर पर रिसर्च की तो उन्हें यह जानने को मिला कि अंदर गैलेक्सीज इतनी तेजी से घूम रही है कि क्लस्टर की ग्रेविटी उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं है। अगर ऐसा है तो कैलकुलेशन के हिसाब से उस क्लस्टर को कब का टूट जाना चाहिए था, लेकिन वो तो अभी भी तंदुरुस्त और चुस्त खड़ा है। इनफैक्ट कोमा का तो एक सुपर क्लस्टर वर्जन भी है, जिसमें 3,000 गैलेक्सीज मौजूद है। यानी कुछ तो गड़बड़ थी वहां पे। उस टाइम ज़्विकी ने इसे जर्मन में एक वर्ड डंकेले माटरी नाम दिया था, जो आगे जाके डार्क मैटर के नाम से फेमस होना शुरू हुआ। फिर कहानी में आई डॉक्टर वेरा रूबिन, एक फेमस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने इस डार्क मैटर वाली कहानी को आगे बढ़ाया। दरअसल डॉक्टर रूबिन ने डार्क मैटर का सबसे सॉलिड प्रूफ लेकर रख दिया था। और वो कैसे? तो ये काफी सिंपल है समझना। न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल हमारा सोलर सिस्टम है, उसके बीच में हमारा सन है। अब जो प्लैनेट्स या स्पेस बॉडीज सन के करीब होंगी, वो नेचुरली ज्यादा ऑर्बिट कंप्लीट करेंगी सन के अराउंड। तो इस हिसाब से सन से दूर वाले प्लैनेट्स स्लो रोटेट करते हैं, और ऐसा होता भी है। रूल ये है कि ग्रेविटी कम होती जाती है डिस्टेंस के साथ, इसलिए जो चीज सेंटर से जितनी दूर होती है उतनी ही स्लो स्पीड से घूमती है। रूबिन ने किया ये कि एक ग्राफ बनाया, जिसमें एक्स एक्सिस पर सेंटर से डिस्टेंस थी और वाई एक्सिस पर स्टार्स की स्पीड थी। इस ग्राफ को रोटेशन कर्व कहते हैं। ग्रेविटी की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखा जाए तो ग्राफ एक पीक करके तुरंत नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन ग्राफ का रिजल्ट काफी अजीब आया। हुआ ये कि ग्राफ पीक करके नीचे नहीं गिरा, बल्कि एकदम फ्लैट हो गया। मतलब गैलेक्सी के बाहर वाले स्टार्स भी बिल्कुल उतनी ही तेज स्पीड से घूम रहे थे जितनी के अंदर वाले स्टार्स।
ऐसा कैसे हो सकता था? जबकि ग्रेविटी दूर वाले स्टार्स के लिए कम होती है सेंटर की, तो फिर भी दूर वाले स्टार्स पास वाले स्टार्स की स्पीड में कैसे घूम रहे हैं? डॉक्टर रूबिन की रिसर्च से पहले डार्क मैटर एक फ्रिंज आइडिया था जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन इसके सॉलिड डेटा के बाद पूरी एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी को मानना पड़ा कि कुछ तो है। इसके बाद डार्क मैटर रिसर्च एक सीरियस फील्ड बन गया और फिर हबल टेलीस्कोप ने इस कहानी में एंट्री मारी। हबल ने खाली लगने वाले स्काई के एक छोटे से हिस्से को बहुत लंबे टाइम तक फोकस करके फोटोग्राफ लिया। इससे हमें थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज दिखाई दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। बाय द वे, इसे हबल डीप फील्ड के नाम से जाना जाता है आज, और ये हबल की सबसे आइकॉनिक इमेजेस में से एक है, और जो इस डीप फील्ड में गैलेक्सीज दिख रही थी। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इन गैलेक्सीज का डार्क मैटर के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। इन गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन ने दिखाया कि ये सिर्फ रैंडम स्कैटर्ड नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक वेब में अरेंज है, जैसे कोई इनविजिबल धागा उन्हें एक साथ बांध के रखा हुआ हो। जैसे हमारे कपड़े धागे से बंधे होते हैं, वैसे ही ये गैलेक्सीज एक इनविजिबल फिलामेंट से बंधी हुई है। साइंटिस्ट्स ने समझा कि ये फिलामेंट्स एक्चुअली डार्क मैटर के स्ट्रैंड्स हैं। विजिबल गैलेक्सीज तो सिर्फ उसी डार्क मैटर के स्केलेटन पर लटकी हुई है। हबल ने डायरेक्टली एविडेंस दिया कि डार्क मैटर के बिना यूनिवर्स की ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। बाय द वे, हबल ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज करके इसका एक मैप भी बनाया। आइंस्टाइन के हिसाब से कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर सकता है, जैसे कोई ब्लैक होल। यानी अगर पॉइंट ए से एक लाइट पॉइंट बी तक आ रही हो और बीच में एक हैवी ऑब्जेक्ट आ जाए, तो लाइट सीधी नहीं जाती, बल्कि बेंड होके पॉइंट बी तक पहुंचती है, और इसी फेनोमेनन को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। तो इसी ट्रिक का यूज करके हबल ने डार्क मैटर का मैप बनाने की कोशिश की, और रिजल्ट में यूनिवर्स का एक बड़ा स्केलेटन दिखाई दिया, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्योर नॉर्मल मैटर को बांध के रखता है। और हबल ने वेरा रूबिन की बात को भी कंफर्म किया। हबल ने डिफरेंट टाइम पीरियड्स की गैलेक्सीज ऑब्जर्व की, क्योंकि दूर की गैलेक्सीज देखना मतलब टाइम में पीछे देखना होता है। और जब हबल ने दूर की गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया, तो इसने कंफर्म किया कि वेरा रूबिन का फ्लैट रोटेशन कर्व प्रिंसिपल हर गैलेक्सी और हर टाइम पीरियड में यूनिवर्सली सही है। चाहे गैलेक्सी आज की हो या 10 बिलियन साल पहले की, स्टार्स की स्पीड एक्सप्लेन करने के लिए डार्क मैटर की जरूरत होती ही है। और इसी ऑब्जर्वेशन के दौरान हबल ने दुनिया को कॉस्मिक वेब का कॉन्सेप्ट दिखाया। आज की सिचुएशन ऐसी है कि हबल से भी कई ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप्स स्पेस में डार्क मैटर की खोज कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी साइज। साइंटिस्ट्स अब तक शो नहीं है कि ये डार्क मैटर आखिर कितना बड़ा है। ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से भी छोटा हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके पास ग्रेविटी कहां से आई, ये भी अपने आप में एक बड़ी मिस्ट्री है। आज के टाइम में डार्क मैटर रिसर्च एक हाईलाइटेड टॉपिक बन चुका है। बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज और ऑब्जर्वेटरीज इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगी हुई है। बाय द वे, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। हमारा गोल है 2026 से पहले 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करना। और अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।